बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक और मेरे साथ मौजूद है हमारे एंकर पर्सन फवाद अहमद। जैसा कि हम 8 से 9 में टैक्स रिफॉर्म्स पे बात की, टैक्स कलेक्शन पे बात की, साथ ही साथ हमने इस बात का जायज़ा लिया कि इस वक्त जो मुल्की मैशत जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इससे निकलने के लिए हमें अपनी आमदन बढ़ानी है और आमदन कैसे बढ़ानी है, बिज़नेस कम्यूनिटी का एतमाद कैसे हासिल करना है और फिर जो रिफॉर्म्स की बात की जाती है उन रिफॉर्म्स को किस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है। इस सेगमेंट में फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर दानियाल अज़ीज़ साहब। दानियाल अज़ीज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हारून साहब, साबिक़ चेयरमैन है FBR के। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बाकी डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल अज़ीज़ साहब, सर आपका तो इस्लाहात के हवाले से हमेशा बड़ा रोल रहा है। इस्लाह की जब बात की जाए तो हम आपकी तरफ ज़रूर देखते हैं। आज भी इसीलिए देखा कि FBR में इस्लाहात की बात हो रही है और इसमें हम अब बहुत से ऐसे इकदाम की तरफ, जिस तरह अब्दुल्ला यूसुफ साहब मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी ऑटोमेशन के अलावा कोई हल नहीं है। इस्लाहात जो है वो ज़ाहिर है कि उसका इब्तिदा यहीं से होगी। तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब से भी ज़रूर पूछेंगे। दानियाल अज़ीज़ साहब, सर आपको क्या लगता है कि इस्लाहात, अगर FBR की बात की जाए, टैक्स कलेक्शन के सिस्टम की बात की जाए, आम आदमी के एतमाद को जीतने की बात की जाए, इस बात का जायज़ा लिया जाए कि किस तरीके से दुकानदार को राज़ी किया जाए कि वो टैक्स दे। फिर बहुत से हमारे दोस्त जो हमसे इससे पिछले घंटे में मौजूद थे, उनका कहना था ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए हुकूमत को कैरेट के साथ साथ स्टिक भी लेने पड़ेगी। तो सर ये 4, 5, 8, 10 सवालात का जो मैंने मजमूआ आपके सामने जो है वो गोश गुजार किया है, कैसे सर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे सर? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ एशिया में एक 5 कंट्री कंपैरेटिव स्टडी की थी। एक कैनेडियन रिसर्च अदारा है, उन्होंने एक ग्रांट दी थी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क इंटरनेशनल को। उसका मैं टीम लीडर था। तो उसमें हमने कंपैरिजन किया था कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, नेपाल में और पाकिस्तान में क्या मुख्तलिफ तजर्बों से क्या हासिल हुआ। और उसमें एक चीज़ जो कॉमन आई है तमाम ममालिक में, जो कि बहुत जिसने बहुत पज़ीराई हासिल की और टैक्स को देने में एक मामला जो है उसको बहुत आगे बढ़ाया और टैक्स बेस को बढ़ाया, वो था सिंप्लिफिकेशन। अगर आपने कभी हमारे पाकिस्तान के जो FBR के टैक्स फॉर्म्स हैं वो देखे हों, तो वो तो अच्छा भला कोई PhD भी हो तो वो घबरा जाए उसको देख के, क्योंकि ऐसे-ऐसे उसमें लफ्ज़ हैं, ऐसे-ऐसे मद्दे हैं, उनकी कैलकुलेशन का तरीक़ाकार क्या है, क्या नहीं है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग होनी है। तो ये कोई भी आदमी जो है परेशान हो जाए वो देख के। यहाँ तक के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी हर साल जो है मुख्तलिफ कवानीन, मुख्तलिफ कवायद-व-ज़वाबित बदलने की वजह से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जैसे ICAP का अदारा है, दूसरे हैं। तो एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी इस्लाह होगी, वो ये होगी कि आप टैक्स को सिम्प्लीफाई करें। इसके 1 सफ़े का या हद डेढ़ 2 सफ़े का ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसको बिल्कुल सादा बनाएँ, ताकि लोग जो है वो देख के घबरा ना जाएँ कि हम पता नहीं क्या दस्तखत करने वाले हैं, कि किस किस्म का हमें लूटा जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बड़ा बहुत अहम है, वो अभी मैं कर रहा हूँ जो पब्लिक इंटरफेस है उसकी बात, जो अदारे के अंदर के रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर मैं अगर आप मौका देंगे थोड़ा बाद में जी जी, बात करूँगा। वो बिल्कुल भी ठीक। इतने ही अहम है, लेकिन वो अलहदा से हैं। और मैं दूसरी बात दानियाल ये अज़ीज़ है कि साहब, जो सर आपकी बात लोगों बिल्कुल को ठीक है। खौफ है। आपकी बात बिल्कुल जी, ठीक है सॉरी? सर। पहले तो मसला ये है कि इसको आसान बनाया जाए। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रा दीगर जो मेहमान हमारे साथ, अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी हैं, साबिक चेयरमैन FBR हैं, डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हैं। सर ये जो आपने क्वेश्चन रेस किया, ये ज़रा मैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब की तरफ भी लेके जाना चाहता, अगर आप कुछ इजाज़त दें। जी, जी, प्लीज़। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जिस तरह दानियाल अज़ीज़ साहब ने कहा, सर ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हम जब टैक्स की ऐप को खोलते हैं या टैक्स का जो रिटर्न का फॉर्म आता है, तो उसमें वो सेक्शन लिखे होते हैं कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी भी उसको समझने से कासिर होता है। अगर गूगल की जो वो सहूलत मौजूद ना हो तो समझ में भी ना आए कि 7E क्या है, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को क्यों डिक्लेयर करें और किस तरीके से करें। और फिर लोगों को ये भी खतरा होता है कि अगर यार यहाँ पे एक दफ़ा डाटा दे दिया तो हम ये हमारा गले पड़ जाएगा। तो दानियाल साहब का सर बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमने इतना मुश्किल क्यों किया हुआ है टैक्स के पूरे सिस्टम को आम आदमी के लिए। देखिए, मैंने पहले यही जो गुजारिश की थी ना, कि ये बात जो है, अब ये सारी बात बेसिक है आपकी एफर्ट ऑन योर सिस्टमेटाइजेशन एंड ऑटोमेशन। अब अगर आपका सिस्टम जो है वो इफेक्टिव चलता है, तो फिर ये किसी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और अभी जो हालात हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी बेसिस पे ये जो लोगों का आप कह रहे हैं कि उनको बड़ा वो होती है, परेशानी होती है और ये क्या होगा, वो क्या होगा।
अब वो बात ये है कि आप अगर काम जो कर रहे हो उसको अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज किया हुआ तो फिर जाहिर है उसमें तो प्रॉब्लम्स आएंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी इशू को आपने हाईलाइट करना है, मेन इसको आपने सामने रख के आगे चलना है। और जब आप उस तरह से मैनेज कर लोगे ना उसको इफेक्टिव सिस्टम बना के, ऑटोमेटेड सिस्टम बना के, तो उसमें फिर ये जो लोगों की तरफ से जो शिकायत वाली बात है ना, दैट कैन नॉट बी देयर, बिकॉज हर चीज जो होगी वो मेरिट बेस्ड होगी। और फिर ये नहीं होगा कि इसको आपने टैक्स लगा दिया, दूसरे को आपने टैक्स ही नहीं लगाया, ये बात नहीं होगी। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। डॉक्टर जी डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, ये भी बड़ी एक बहस है कि एग्रीकल्चर टैक्स इस मुल्क में नहीं है जी, बड़े बड़े ज़िम्मेदार टैक्स नहीं देते, और एक ज़री मुल्क होने के नाते हम ज़राअत से बहुत सी आमदन हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दलील ये दी जाती है, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि 90% तो रकबा जो है काश्तकारों के पास 12.5 एकड़ से कम है। इतनी बिजली महंगी, इतनी अद्वियात जो है ज़रिए अद्वियात वो महंगी, खाद महंगी, हमारे पास, हम तो नुकसान में जाते हैं, खसारे में जाते हैं, तो फिर हम टैक्स दें कैसे? जी शुक्रिया। पहले ज़रा पेचीदगी की बात जो है वो देख लें। जी जी प्लीज़। जो पेचीदगी का मसला है वो ये है कि जो लॉज हैं उसके अंदर बहुत पेचीदगी है। ये सारे सेक्शन विद होल्डिंग के जो हैं, और दूसरी आपने वेल्थ स्टेटमेंट भी लेनी है, अखराजात का भी पूछना है, तो उसकी वजह से फिर ये मसला होता है कि रिटर्न सादा नहीं हो पाती। दूसरे ममालिक जिसका जिक्र हमें ज़रूर करना चाहिए, वहाँ पे आपको या तो बनी हुई रिटर्न आती है, उनके पास आपका डेटा इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं, और वो आपको बता देते हैं कि जी ये आपकी है, इसमें अगर कोई तरमीम करना चाहें तो कर लें, और आपको कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ती किसी किस्म का रिटर्न या गोशवारा बनाने की। और कुछ ममालिक में ये भी होता है कि दरअसल एक पेज का ही एक डिक्लेरेशन है, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप वगैरह में, वहाँ ये बातें नहीं पूछी जाती कि आपकी इस वक्त एसेट्स की क्या पोजीशन है, आपकी वाइफ के पास कितने ज्वेलरी है, और फजूल की चीज़ें और अखराजात। ये तो रियासत का काम है कि अगर कोई समझिए क्राइम प्रोसीड से एसेट बना रहे तो देखें, वो तो फिर क्रिमिनल सब्जेक्ट है, बाकी आप अपनी इनकम बताएं और उस पर टैक्स दे जो भी बनता है। सादा सा हो ये, पहले जो हर चीज़ के ऊपर पेशगी टैक्स लिए जाना, विद होल्डिंग किए जाना, फिर जब लोगों की एक्सेस हो जाए उसको रिफंड ना देना, तो ये बदतरीन निज़ाम अभी चल रहा है। इसमें अगर आप सादा करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे जब तक आप अपने बेसिक लॉज को सिंप्लीफाई नहीं करते, और वो बहुत पेचीदा इसलिए हो गए हैं कि पेचीदगी में ही दरअसल करप्शन होती है। इसी पेचीदगी की वजह से वो फ़ायदा उठाते हैं, जो टैक्स एडवाइजर्स भी हैं वो भी लूटते हैं, और जो फिर हमारे सरकारी अफसर हैं वो तो खैर है ही हैं। अब एग्रीकल्चर की आपने बात की, ये सब्जेक्ट तो वफाकी है नहीं, ये तो एक सूबों का सब्जेक्ट है। सूबों ने भी बस ये समझ लीजिए कि उस ज़माने में मुशर्रफ साहब ने इसमें ऑर्डिनेंसेस कर दिए थे, वरना सब कॉन्टिनेंट में तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कभी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं के साथ थे, वफादार थे, तो उन पे वो क्यों टैक्स लगाते। हाँ, इकराम साहब, डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है ना वो ये आता है कि फिर एक आम आदमी ये सवाल करता है, क्योंकि उसको ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है या हुक्मरान एलीट है उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर से है। उसके जहन में फिर एक ये सवाल पैदा होता है कि एग्रीकल्चर पे चूँकि टैक्स नहीं है, ये सारे बड़े बड़े ज़मींदार जो हम पे आके हुकूमत करते हैं ये टैक्स देते नहीं है, लिहाजा हमसे टैक्स लिया जाता है इनके खर्चे उठाने के लिए, इनके पेट भरने के लिए। ये सवाल मैं आपके पास छोड़कर ज़रा फरहान बुखारी साहब की तरफ जाऊँ, क्योंकि टैक्स पेचीदगी वाला जो मामला है ज़रा हम उसको कवर कर लें, फिर दानियाल अजीज़ साहब से जब हम शुरू करेंगे दोबारा, तो ये एग्रीकल्चर पे टैक्स वाला सवाल दानियाल साहब से भी करेंगे, आपसे भी उसका जवाब लेना है, और अब्दुल्ला यूसुफ साहब से तो लेना ही लेना है। तो फरहान बुखारी साहब, ज़रा सर इसको हम क्लोज कर रहे थे इस पूरे मामले को समझने के लिए कि जो पेचीदा निज़ाम की बात दानियाल अजीज़ साहब ने पॉइंट आउट की, फिर अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने कहा कि उसका हल जो है वो ऑटोमेशन है, और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जी अमेरिका के अंदर तो ऐसा होता है कि एक सफ़े के ऊपर जो है वो तमाम मामलात हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि एक आम से आदमी जिसने 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 45,000 रुपये टैक्स देना है, उसके लिए भी 7, 8, 10 सफ़ों की पूरी एक स्टेटमेंट होती है जो उसने भरनी है एक एक चीज़, और अगर मिस हो जाए तो फिर वो नायल भी हो सकता है अगर उसने कहीं पर कोई काम करना हो। ये बहुत शुक्रिया। देखिए, इस सवाल का कोई एक जवाब, वाज़ेह तौर पे जवाब इसलिए देना मुश्किल है क्योंकि एक तरफ तो ये हकीकत है कि कागजी कार्रवाई को पेचीदा बनाया जाता है। ये हमारी मिसालें भी मिलती हैं
ताकि उसके नतीजे में लोग एक ऐसे निज़ाम से दो चार हों जो जिसमें वो तंग आएँ और तंग आके वो शॉर्टकट की तलाश करें। ये बिल्कुल एक वाज़ेह एक हकीकत है और हमने ये देखा भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि खाम-खा में बहुत पैसे वाले लोग इसे एक वजह यानी बनाकर, ऐसे लोग जिनके पास ज़राए भी हैं, जो कि एक बेहतर से बेहतर क्वालिफाइड टैक्स अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइज़र को अपने पैनल पे रख भी सकते हैं। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स एडवाइज़र भी रखे हुए हैं, लेकिन वो फिर उसकी शिकायत करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग हिसाब नहीं देना चाहते। लोग हिसाब किताब इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि मुल्क में बेईमानी का दौरा है। और जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया, वो मामला वही है कि जब तक के कानून का इतलाक नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कि किस तरह आप मुझे बताएं ये निज़ाम ठीक होगा, ये ऐसे तो ठीक नहीं हो सकता। ये कानून का इतलाक एक सबसे बड़ी और पहली शर्त है इस निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। बिल्कुल या फिर ये भी देखा गया है कि कानून का इतलाक उन लोगों पे उतना नहीं होता जो कि अरबाब इख्तियार हैं या अरबाब इख्तियार के नज़दीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके ऊपर इतलाक होता है, तो ये बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। वो भी काबिल एतराज़ सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। दानियाल अजीज साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, एक कमर्शियल ब्रेक। पाकिस्तान डिबेट में वापस आते हैं। ये सवाल रखते हैं दानियाल अजीज साहब के सामने, और ख़ास तौर पे जब बात की जाती है हुकूमत की, सियासतदानों की, तो वो इस सिलसिले में जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं वो क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद। दानियाल अजीज़ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं, एतराज़ात हैं, इल्ज़ामात हैं जो कहे जाते हैं कि हुकूमतें ब्लैकमेल हो जाती हैं, सियासतदान ब्लैकमेल होते हैं, और जो असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो बड़े ज़िम्मेदार हैं, बड़े सनतकार हैं, इसलिए टैक्स वसूल किया ही नहीं जा सकता। इसलिए पॉलिसियाँ उन्होंने बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत ने करवानी है, हुकूमत संजीदा होती नहीं है। ये कहाँ तक दुरुस्त है कि वाकई एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना हो तो रुकावट हुकूमत बनती है, हुकूमतें ब्लैकमेल होती हैं? इसमें जी आपका सवाल मुकम्मल हो गया? जी दानियाल साहब। इसमें जी वाज़ेह तौर पर किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बज़ाते खुद अभी चंद साल पहले ही लाज़म किया गया था कि MNAs भी अपने टैक्स फाइल करें। बहुत सारे MNAs ऐसे थे जिन्होंने टैक्स ही नहीं फाइल किया था। और आज भी आप देखते हैं कि जो एसेट स्टेटमेंट दाखिल करवानी होती है सालाना, उसमें भी बहुत सारे MNAs जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं कि वो जमा नहीं करवाते, तो इलेक्शन कमीशन सख्ती करती है तो फिर जाके वो करते हैं। तो इस किस्म का इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे मुल्क में, जिसमें सियासतदान को बरी उज़्मा नहीं है, टैक्स कल्चर नहीं है, टैक्स पेइंग कल्चर नहीं है। और ख़ास तौर पे जब आपका जो एक तवाज़न है निज़ाम का वो चला आ रहा है माजी में, कि आप एक प्रिविलेज क्लास समझते हैं अपने आप को, तो इसलिए आप समझते हैं कि आप इन चीज़ों से भी बरी उज़्मा हैं। लेकिन इसकी तब्दीली आ रही है। जैसे मैंने आपको बोला, अभी तमाम MNAs जो हैं वो अपना टैक्स फाइलिंग करते हैं। NTN नंबर देना ज़रूरी है, इवन एट द टाइम जब आप नॉमिनेशन पेपर्स देते हैं। तो ये चीज़ें, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर टैक्स की बात पूछी, बिल्कुल मैं इसके साथ मुत्तफिक हूँ कि एग्रीकल्चर टैक्स होना चाहिए। इसमें पेचीदगियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि ये सूबाई मामला है। अक्सर ऐसा होता है आजकल के सियासी दौर में कि सूबाई हुकूमत किसी और की होती है, मरकज़ी हुकूमत किसी और की होती है। तो उसमें जो हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसी है वो कभी बहाने के तौर पर और कभी हकीकी मायनों में रुकावट बन जाती है इस चीज़ को लेके आगे चलने के लिए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा अगर आप एक सूबे में इम्प्लीमेंट कर दें और बाकी 3 में ना हो, तो उसको जस्टिफाई करना या उसको लोगों को समझा पाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक यकसा होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक ज़िमनी बात करना चाहूँगा जी कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है, और वो भी एग्रीकल्चर के हवाले से। एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड नहीं है एज़ सच, और इस वजह से उसको जो एक्सेस टू क्रेडिट है हमारी बैंकारी निज़ाम से, वो दबा हुआ है, वो बहुत लिमिटेड है। यानी आपको 1 एकड़ की कीमत चाहे वो 3-4 करोड़ रुपए हो, लेकिन आपको सिर्फ 3 लाख रुपए खाद बीज के लिए मिलेगा। और आपकी लिमिट को जानबूझ के सप्रेस किया गया है।
जबकि जो हमने साउथ एशिया वाइड स्टडी की उसमें ये पता चला हमें कि जहां जहां जिस जिस मुल्क में उन्होंने एसएमई सेक्टर को क्रेडिट अलाउंस में पजीराई दी थी, तो उसमें उनकी टैक्स देने की जो है ना रेशो बहुत बढ़ गई थी। तो उनको इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए इंक्लूडिंग टैक्स रिटर्न्स, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। हमारे मुल्क में इंतहाई दर्जे की लिमिटेड है। अभी आपने देखा कि डिजिटल बैंकिंग, ये जो माइक्रो बैंक्स, ये फोन के ऊपर मुख्तलिफ लाइसेंसेस दिए थे 5, उसमें तमाम तर दुनिया के बेहतरीन जो बैंक्स थे उन्होंने अप्लाई किया जिनके पास बहुत तजर्बा था। और हमने लाइसेंस किसको दिए? किसी वो ग्रोसरी फर्म को, किसी वो ये पानी बनाने वाली फर्म को, या किसी और को, मतलब जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। ऑलमोस्ट एज इफ हम इसके लिए रुकावट डालना चाह रहे थे कि मुसीबत तो पड़ गई है कि लाइसेंस देने हैं, लेकिन ऐसे को दें कि 5-10 साल कुछ ना हो सके और ये जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है हमारा उसके मुकाबले ना आ जाए। दानिया साहब, लेकिन एक सवाल, जिस तरह से आपने भी कहा, आपके एफबीआर के स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि उसमें टैक्स कलेक्शन के लिए जिस तरह से पेचीदगी की आपने बात की कि फॉर्म बड़े पेचीदा हैं, एफबीआर का जो इस वक्त स्ट्रक्चर मौजूद है, क्या ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि पाकिस्तान के पूरे टैक्स कल्चर को तब्दील कर सके? मिसाल तो हम यूएस की देते हैं, यूके की देते हैं, लेकिन वो तो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो जो पाकिस्तान के लेवल की कंट्रीज़ हैं, क्या पाकिस्तान उसके बराबर का टैक्स निज़ाम रखता है? एफबीआर के बारे में जो समझने की बात है ना, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज पे अगर आप बात करना चाहते हैं, तो एक मैं दो तीन बहुत बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू ये है कि एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन एजेंसी कम है और टैक्स रिफंड एजेंसी ज्यादा है। अगर आप ये देखें कि जो मैन आवर्स दरकार हैं, लेट्स से 3-4 हजार एम्प्लॉइज हैं एफबीआर के, तो उनमें से अगर सालाना कितने घंटे वो टैक्स कलेक्शन पे सर्व करते हैं और कितने घंटे ओवरऑल औसतन ये टैक्स रिफंड पे सर्व करते हैं। तो जो टैक्स कलेक्शन ये करते हैं वो बेशतर जो है विदहोल्डिंग टैक्सेस है, कस्टम टैक्स है, सेल टैक्स है और किस्म के विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, तो उनमें ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट है। तो ये अदारा जो है दर हकीकत ये ज्यादा वक्त और ज्यादा अपना मैन पावर और सारा कुछ सर्व कर रहा है टैक्स रिफंड करने के लिए, जबकि वो अगर रिफंड ही करना था तो वो सिरे से लेना ही नहीं चाहिए था। तो दानियाल साहब, इसका मतलब तो ये है कि जो उसको निजाम प्रोवाइड किया गया है, एक सेकंड मैं जुमला मुकम्मल करूं। जिस दिन ये अदारा एफबीआर टैक्स कलेक्शन एजेंसी ज्यादा और टैक्स रिफंड एजेंसी कम बनेगी, फिर ये पाकिस्तान अपना दूसरे दुनिया के ममालिक के मामूल की तरफ जो है ना बढ़ना शुरू होगा। लेकिन वो करना भी एक आर्ट है, उसका भी एक तरीकाकार है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी बरादरी है, जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ, चाहे जौन से भी जमात से मुंसलिक है, उनका इन इश्यूज के साथ दिलचस्पी ही कोई नहीं है। तो ये आखिरकार जाके ब्यूरोक्रेसी से पूछते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो पहले तैयार बैठी हुई है कि हमने तो कुछ बदलना ही नहीं है, स्टेटस को की ताकतें होती ही ब्यूरोक्रेसी, इंतजामिया, एस्टेब्लिशमेंट कह लें। तो इसलिए जो है ये साल दर साल ये चीज अटकी हुई है। और इसका एक तारीखी पस मंजर भी है जो पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और जो लोग हुकाम बने उस वक्त, और उनका जो वतीरा था पाकिस्तान की मईशत के मुताबिकत में, वो भी एक बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि कल्चर डिटरमिन करता है तो कि अदारे की कारकर्दगी क्या होगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी के लिए, चूंकि बाकी भी बहुत सारे आपके नाजरीन हैं, मैं यहाँ तक महदूद रखता हूँ। जब आप नेक्स्ट राउंड पूछेंगे तो फिर मैं एक दो और अहम बातें बताऊंगा। शहबाज अनस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकानमी पे बड़े एक्सपर्ट हैं, हम उनसे बड़ी रहनुमाई भी लेते हैं। शहबाज अनस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस डिबेट में वक्त देने का। शहबाज अनस साहब, एक सवाल तो बड़ा है, आम सा सवाल, आम आदमी का सवाल है। वो कहता है कि जो टैक्स जो लेने वाले हैं वो पहले इतना बड़ा टैक्स नोटिस मुझे भेजते हैं, डराते हैं, और डराने के बाद फिर मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये जितने टैक्स नोटिस जारी किए जाते हैं, ये डराने के लिए, घेरने के लिए, यानी जो महकमे के अपने लोग हैं वो अपने लिए माल बनाने के चक्कर में बड़े बड़े नोटिस जारी कर देते हैं, फिर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है और फिर उनको जो ओरिजिनल टैक्स की तरफ लाया जाता है। ये तरीकाकार भी, इस पे आम आदमी बहुत चीखते हैं। बल्कि एक राना साहब, एक सवाल के अंदर मैं एक पोर्शन और भी ऐड कर लूं कि मुझे पिछले दिनों एक साहब ने बताया कि आयरस के अंदर से कुछ करस्पॉन्डेंस डिलीट भी हो जाती है कि जब मुका हो जाता है आपस का। हम तो समझते थे कि आयरस में जो चीज़ एक दफ़ा जनरेट हो गई वो वहाँ से डिलीट नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह के भी मामला सामने आ रहे हैं कि करस्पॉन्डेंस को डिलीट किया गया है, उसकी लॉग कोई वहाँ पर मेंटेन नहीं है। तो कितना इस हवाले से आपके पास खबर है, क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी देखिए, एफपीआर की
जो करप्शन है, जो अंडर द टेबल डील्स हैं, इसके हवाले से तो किसी को अब कोई शक नहीं ना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी वक्त का होता है, उनका सबसे पहला जुमला ये होता है कि एफबीआर बड़ी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हैविंग सेड दैट, ये जो मामला है अंडर द टेबल डील्स का विद द टैक्स पेयर्स, उनको नोटिस जाता है और नोटिस विड्रॉ हो जाता है। इसमें जो टैक्स पेयर भी होता है या वो इवन के सिटीजन जो भी टैक्स पेयर नहीं है, वो जिसको टैक्स पेयर ये बनाना चाह रहे हैं, उसमें उसका भी एक रोल होता है। ज्यादातर इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि एफबीआर उनको एक्सप्लॉइट भी करता है और उनसे अंडर द हैंड डील्स भी करता है, बट बिजनेसमैन है उनका भी इसमें इक्वल ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन के जो रिफंड्स हैं, जब रिफंड्स भी ब्लॉक होते हैं, अब बिजनेसमैन की एक मजबूरी होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ मनी होती है और उसको तो पैसा अपना चाहिए वक्त पे। वो जो वर्किंग कैपिटल है वो इतना एक्सपेंसिव होता है, वो बैंक से उसको कर्जा लेना पड़ता है, वो 24-25% से नीचे उसको कर्जा नहीं मिल रहा है जो आजकल के जो इंटरेस्ट रेट्स है, तो वो भी फिर अपनी जगह पे मजबूर हो जाता है इनको ब्राइब करने के लिए, अपने रिफंड लेने के लिए। तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसके जो सोल्यूशन अभी तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो नहीं है जो इस चीज को हल कर सकें, एक्सेप्ट दैट के जो एक इंटीग्रेशन की और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन की ये बात हो रही है, ये एक चीज है जिसके ऊपर अगर काम किया जाए, जो जिसकी वजह से टैक्स पेयर का और टैक्समैन का जो एक फेस टू फेस कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है, वो खत्म हो जाए, वो तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है उनका ख्याल है कि फॉरेन कंसल्टेंट्स होनी चाहिए और हम बिल एंड मेलिंडा गेट से उसके लिए ग्रांट ले रहे हैं कंसल्टेंट हायर करने की। उसके लिए हमारे पास इन हाउस कोई कैपेबिलिटी अगर है भी तो उसको यूटिलाइज करने की तरफ गौर नहीं हो रहा। जो दूसरे फवाद साहब पूछ रहे थे IRIS का कि जी उसमें से कोई डाटा डिलीट हो जाता है, उसकी डिलीशन की एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि जो मास्टर कंप्यूटर है वहां से कोई चीज खत्म कर दी जाए बिल्कुल एट सोर्स। बट जो इस तरह के बहुत सारे जो नोटिस जाते हैं जो कि कमिश्नर एफबीआई की तरफ से जा रहे होते हैं टैक्स पेयर्स को, वो ज्यादातर जाली नोटिफिकेशंस होते हैं या वो नोटिस जाली होते हैं, नॉट नोटिफिकेशन, नोटिस जाली होते हैं। खास तौर पर उसके अंदर जो बार कोड लगा होता है वो ऑथेंटिक नहीं होता और उसमें बेचारा जो एक शहरी होता है उसको तो अंदाजा नहीं होता कि असली है या नकली है नोटिस। वो तो देखता है कि एफबीआर का ऑफिसर है, उसका एक दफ्तर है, एक गाड़ी है जिसपे वो आता है या उसको दफ्तर बुला के उसको हरासा किया जाता है, तो उसे उस जाल में उनके फंस जाता है। तो इस तरह के दोनों प्रॉब्लम्स जो आपने हाईलाइट की वो एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, हम देखते हैं कि रियासत का काम होता है रिट को कायम करना, लेकिन अगर आप टैक्स रिटर्न की बात करें, पहले एक डेट आती है, फिर अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं, इसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है, फिर बढ़ा दी गई है, फिर आखिरी जो है वो मौका दिया जा रहा है। उसके बाद चलते चलते अगले साल जब नया टैक्स रिटर्न जमा करवाने का वक्त आ रहा हो तो उसे 1-2 माह पहले तक ये तारीखें चलती रहती हैं। रियासत की रेट इतनी कमज़ोर क्यों है? मिन्नतें तरले अखबारात के अंदर हमें नज़र आते हैं। जी, इसकी वजह ये है कि आपके यहाँ जो टैक्स कंप्लायंस वॉलंटरी है वो तो इस साल 35% कम हो गए हैं गोशवारे। लोग सिस्टम के हाथों बहुत परेशान हैं। कुछ मैंने अर्ज किया पेचीदगियों की वजह से, कुछ फिर जो टैक्स एडवाइजर्स हैं उनकी भी हाई हैंडेडनेस जो है वो भी मार्केट अफसरों से कुछ कम नहीं है। और ये अगर देखा जाए कि डेट्स पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, अब 1-2 साल से एक आध दफ़ा इजाफा किया जाता है। और फिर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर आने के लिए लोग जो है वो भी कोशिश इसलिए रहते हैं कि बहुत जगहों पे ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसका रेट 200 गुना तक भी हो जाता है, डबल भी है। और ये जो प्लॉट्स की सेल परचेज है उसमें तो 250% तक ज़्यादा है। अभी बहुत जो नील की रिटर्न्स आ रही हैं और ये भी देखा जाए कि जो समझिए कि 3.5 हम कहते हैं कि मिलियन रिटर्न्स आ गई, तो उसमें से 60% तो कोई इनकम डिक्लेयर ही नहीं करते। वो तो सिर्फ इसलिए सिस्टम में आते हैं कि कम से कम वो विद होल्डिंग टैक्स के जो डबल रेट्स हैं उनसे बच सकें। तो निज़ाम इतना जो है वो बसीदा और नकारा है कि उसमें सिवाय कि आप एक्सटॉर्शन करें कोई भी लोगों की सहूलत नहीं, फैसिलिटेशन का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब जाहिर है कि मैं अर्ज कर रहा था कि ज़्यादातर ममालिक में तो आपको आपके अफेयर्स जो हैं वो कई जगह तो क्वार्टरली कन्वे होते हैं, फिर अब तो ज़्यादातर जगहों में आपको रिटर्न एक बनी बनाई मिलती है। उन्होंने हर चीज़ को डिजिटाइज करके कैप्चर कर लिया हुआ है, इनफ्लोज को भी आउटफ्लोज को भी। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरी तो यही है कि आप डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, फेसलेस आपका जो है वो राब्ता हो लोगों के साथ, और सिस्टम जनरेटेड जो है
वो खुद बता रहा हो, इस तरीके से लोग का एतमाद भी बहाल होगा। और ये बात बड़ी ज़रूरी है जानना कि अगर आप लोगों से पहले टैक्स लिए चले जा रहे हैं, और देखिए अगर इस वक़्त मोबाइल यूज़र जो है उसमें गरीब-तरीन लोग भी हैं, जिनको बेनज़ीर इनकम, उनके से 15% एडवांस इनकम टैक्स लेने का क्या जवाब बनता है? अब ज़ाहिर है वो रिटर्न तो नहीं फाइल करेगा, उसकी तो काबिल टैक्स आमदनी नहीं है, तो वो सारा पैसा तो सरकार ने अपने पास भत्ते के तौर पे रख लिया है। तो इस सिस्टम पे क्या एतमाद हो सकता है कि अगर मेरा चले उन्होंने ले लिया तो फौरी मेरे अकाउंट्स में वापस कर, चले उसी मोबाइल के ऊपर ही वापस कर दें कि जी ये आपका चार्ज आ गया। तो रियासत खुद भी बहुत बेहिस है, और फिर इन टैक्सों के बदले में ना साफ पानी मिलता है, ना सेहत है, ना कोई एजुकेशन है, हर एक का खर्चा खुद लोगों को जेब से करना पड़ता है। तो ऐसी रियासतों में टैक्स कल्चर को जो है वो फ़रोग़ देना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ कोई क्विड प्रो को भी ना हो, सिस्टम भी बहुत नकारा हो, और जो अफसरान हैं और जो अहलकार हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स सर्विस के, ये इसको एक सर्विस प्रोवाइडर समझने की बजाय अपने आप को हाकिम समझते हों, और ठीक ज़ोर है। ज़बरदस्ती से टैक्स से निकलवाना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हों, तो फिर वो कल्चर नहीं बन सकता जिसकी बिल्कुल तरफ ठीक। हम सब लोग इशारा कर रहे हैं। दानियाल अजीज़ साहब, अगर हम अपनी इस डिबेट को समेटने की तरफ जाएं तो आपसे हम चाहेंगे कि आपका इनपुट, चूँकि आपने बड़ा इसमें काम भी किया है, ओवरलुक सारी चीज़ों को आप देखते भी रहे हैं। दानियाल साहब, इस वक्त और एक ख़ास आदमी, तौर पे मलिक साहब, अगर दानियाल साहब की जितनी भी अभी तक की गुफ्तगू है उसमें जो आलमी जो दीगर इदारे हैं ममालिक के या साथ जो हमारा ममालिक हैं उनके साथ जो कंपैरिजन है बिल्कुल वो बहरहाल बड़ा आउटस्टैंडिंग है। तो दानियाल साहब, जब हम बात करेंगे पाकिस्तान के टैक्स कल्चर की, पाकिस्तान की टैक्स इकॉनमी की, पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात की, तो फिर आपका क्या इनपुट होगा कि पाकिस्तान के पास अब 1 2 3 4 करने के, क्योंकि अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, और कौन से फौरी काम इकदाम होंगे? कौन से किए जाने चाहिए? जी, एक चीज़ जिस पे मेरे ख्याल में अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बाकी चीज़ें तो काफ़ी डिस्कस हो गई हैं, वो ये है कि जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है हमारी टैक्स अथॉरिटी के अंदर, वो बहुत स्क्यूड है, और बल्कि पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया में स्क्यूड है। शायद आपको ये मालूम नहीं है, लेकिन 1972 में ये जो 22 स्केल हैं पाकिस्तान के, ये इजाद हुए थे। उस वक्त के मुमताज़ हसन साहब पे एंड पेंशन्स कमीशन के चेयरपर्सन थे, और भुट्टो साहब की हुकूमत थी, और 1972 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त पाकिस्तान में 780 स्केल थे पे के, और उनको कम करके 26 स्केल का फॉर्मूला बनाया गया था। तो जब 26वां स्केल जो था वो 4000 रुपये माहवार पे तय हुआ, तो भुट्टो साहब ने उस पे लिख दिया फाइल पे कि जी मुझे कंप्रेशन रेशियो 1:10 चाहिए। और जब पे एंड पेंशन्स कमीशन पे इस पे मतलब हामी ना भरी, और उन्होंने ये बताया कि रूस में जहाँ से कम्युनिज्म आया है, वहाँ से जो सीमन और कैप्टन के दरमियान फ़र्क है वो 1:99 है, तो हम अपना कंप्रेशन रेशियो 1:10 क्यों करें? और भुट्टो साहब बज़िद थे इस बात पे, तो उन्होंने सिंपली क्या किया कि ग्रेड 23, 24, 25 और 26 उन्होंने डिलीट कर दिया। तो वो जो 26वां स्केल 4000 रुपए माहवार होना था, और उसकी तनासब से नीचे जाते हुए बेसिक पे स्केल 1 की तरफ जो 22वां स्केल था उसकी 1275 तनख्वाह थी। तो 4000 को छोड़ के ग्रेड 26, ग्रेड 25, ग्रेड 24, ग्रेड 23, तो इस तरह से हमने एक कम्युनिस्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके, तो पाकिस्तान में जो सर था हमारी तमाम इंतजामिया का, उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर हमने काट दिया। और उसके बाद और ये हरकत जो थी 1972 में, ये एक 1914 से जो चला आ रहा था एक पे स्ट्रक्चर में कशीदगी, उसका आखिरी जो मरला था वो ये था। अब लोगों को तो याद भी नहीं है, ना पता है किसी को कि 22 स्केल कहाँ से आए हैं। चले मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हम इसको पीस मील जो है किसी ना किसी तरीके से, यानी मोटरवे पुलिस की तनख्वाहें और डाल दी, जजेस की तनख्वाहें और डाल दी, किसी की बिल्कुल। तनख्वाहें और डाल दी, तो इस तरह पीस मील हम करते रहे। इस तरह एफबीआर में भी हुआ है। एक वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म था जिसमें एक कमेटी बनाई गई, जिसको ये इजाजत दी गई कि अगर आप अफसरों की कारकर्दगी अच्छी समझती हैं तो उनकी तनख्वाह आप दुगनी कर सकते हैं, यानी डबल कर सकते हैं। बिल्कुल। वक्त के साथ जो बाकी सर्विसेज थे, जब उन्होंने ये देखा, जाहिर बात है उनको एक मतलब जेलसी और नाराजगी हुई, तो उन्होंने वो रोक दिया वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बाबूस थे बहुत ज्यादा, और करते करते अब वो 1.2% पर रह गई है। लास्ट जब मैंने सुना था इस बात को भी 2 साल हो गए हैं, शायद उससे भी कम हो गई है। और उसके बरक्स क्या हुआ है कि अभी हमने अनाउंसमेंट सुनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कि वो जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है उसमें पे डबल करने लगे हैं अच्छी कारकर्दगी पर।
बिल्कुल ठीक है दानियाल अजीज साहब। ज़रा फरहान बुखारी साहब आप मेरे साथ अगर मौजूद हैं तो सर ज़रा क्विकली आप भी कुछ अगर तजावीज़ देना चाहें अरबाब इख्तियार के लिए, क्योंकि दानियाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक लोगों में एतमाद बहाल नहीं होगा तमाम चीज़ों के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। देखिए वो बात फिर वही निकल आती है कि इस मुल्क में फुकदान ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, यानी आइडियाज की कोई कमी नहीं है। और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन कई शोबों में माजी में भी देखे गए, अभी मौजूद हैं, मईशत के समेत, यानी माशी माहिरीन और दूसरे माहिरीन दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। असल मसला वही आ जाता है कि क्या लोग जो बात करते हैं, हुकूमत जो बात करती है, वो वाकई उनकी नीयत भी है वो सब कुछ करने की, और फिर क्या ये तो दानियाल अजीज साहब मुझसे मेरे ख्याल में बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अमली सियासत की है और बड़ी कामयाबी से की है कि अरबाब इक़्तिदार में कई दफ़ा ये देखा गया है कि भाई लोग इस्लाह की बात करते हैं, लेकिन वो इस्लाहात जो कि जिनका इतलाक दूसरे लोगों पे हो, उनके अपने ऊपर ना हो, उनके जो हम असर अफराद हैं और जो ग्रुप्स हैं, गिरोह हैं, उनके ऊपर ना हो। अब ये देखिए ना, मैंने पहले आपको एक मिसाल दी थी शुगर माफिया के, शुगर बैलेंस के स्कैंडल की। वो क्या हुआ, उसका आखिर में कुछ भी नहीं निकला। और फिर उसमें जो एक बात वो उस वक्त बहुत वाज़ेह थी कि उसका जो मकसद था वो भी एक सियासी था, क्योंकि एक बड़े सियासतदान का शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक था। उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए और उन्हें शर्मिंदा करने के लिए वो सारा का सारा शुरू हुआ। फरहान बुखारी साहब, चूँकि पाकिस्तान डिबेट का वक्त ख़त्म हो गया, दानियाल अजीज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, दीगर मेहमानान भी जो उनकी सिफारिशात तजावीज़ थी उनकी रोशनी में मैं समझता हूँ एक गाइडलाइन मिल सकती है हुकूमत के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए भी कि हमें अपनी आमदन को कैसे बढ़ाना है, ताकि हम जो रोज़ रोते रहते हैं कि मुल्क की इकानमी तबाह हो गई, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें कर्ज़ों के लिए जाना है बाहर, हमें भीख मांगनी पड़ती है, ये अक्सर अब तो हुक्मरान भी कहते हुए नज़र आते हैं। इससे हम निकल कैसे पाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिबेट में एक नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और फवाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।